भारत की अदालतों में रोज़ाना हज़ारों मुकदमों पर सुनवाई होती है। रोज़ाना कितने ही नए मुकदमे आते हैं। अदालत में मुकदमे आना प्रजातंत्र की एक स्वस्थ परंपरा है। यूँ तो अदालतों के फैसले जज साहब के विवेक पर आधारित होते हैं, लेकिन उनके लिए निर्धारित निर्देश देश का संविधान तय करता है। कोई भी न्यायाधीश देश के संविधान के विरुद्ध जाकर कोई फैसला नहीं दे सकता, लेकिन उच्चतम अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर न मानने की कोई ठान ले तो उसका एकमात्र रास्ता है कि देश के संविधान में ही ऐसा परिवर्तन कर दिया जाए जिससे कि कोर्ट के फैसले को पलटा जा सके। यही निचोड़ है शाहबानो के चर्चित मुकदमे का। आइए आज की इस एपिसोड में मैं आपको विस्तार से बताता हूं उस अभूतपूर्व मामले के विषय में। हमारे देश में यूं तो देश का संविधान ही सर्वोच्च निर्देश है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ अपने नियम अपनी शरीयत के अनुसार मानता है। विवाह, तलाक आदि के मामले उसी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत निपटाए जाते हैं। लेकिन जब कोई सवाल उठता है किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, तब उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप करता है। वर्तमान में 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मनमाने ढंग से दिए जा रहे तलाकों का रास्ता बंद कर दिया था। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक प्रतिष्ठित वकील साहब थे, श्री मोहम्मद अहमद खान। उनकी पत्नी थी शाहबानो। उन दोनों का विवाह हुआ था 1932 में और उनके 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। वकील साहब ने दूसरा निकाह कर लिया। वो अपनी दोनों बीवियों और बच्चों के साथ एक ही घर में रहते थे। 1975 में वकील साहब ने शाहबानो को अपने घर से बाहर निकाल दिया। वकील साहब ने शाहबानो से 200 रुपये महीने का गुजारा भत्ता देने का वादा किया। 2 वर्ष तक दिया भी, फिर बंद कर दिया। उन्होंने शाहबानो को उसके जीवन यापन के लिए दिए जाने वाले 200 रुपये प्रतिमाह देने से इनकार कर दिया। अप्रैल 1978 में शाहबानो ने इंदौर की स्थानीय अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। यहाँ उसने 500 रुपये प्रतिमाह के मुआवजे की मांग की। मांग इस आधार पर थी कि वकील साहब की सालाना आमदनी 60,000 रुपये थी। भारत की दंड संहिता 1973 के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत उसने अपने अधिकारों की दुहाई दी। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, वैवाहिक जीवन तथा तलाक के बाद भी, अगर महिला अपना जीवन यापन स्वयं करने के योग्य न हो तो। 6 नवंबर 1978 को वकील साहब ने शाहबानो को तलाक 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 कहकर डिवोर्स दे दिया। इस बात को उन्होंने आधार बनाया इस बात का कि जब शाहबानो उनकी पत्नी है ही नहीं तो उसे पैसा किस बात का दिया जाए। वकील साहब ने दलील दी कि पिछले 2 सालों से वो 200 रुपये महीने का दे रहे थे। इसके अलावा पहले से तय की गई मेहर की 3,000 रुपये की रकम भी वो जमा कर चुके हैं। अगस्त 1989 में स्थानीय कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन मासिक भत्ता मात्र 25 रुपये का तय किया। एक उम्रदराज महिला और उसके 5 बच्चों का भरण पोषण करने का गुजारा भत्ता सिर्फ 25 रुपये। ऐसा फैसला देना उस कोर्ट का एक अमानवीय निर्णय था। शायद उस कोर्ट ने सोचा होगा कि मामूली सी रकम है, महिला का पति मान जाएगा, और शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि शाहबानो इस लड़ाई को हाईकोर्ट तक लेकर जाएगी। जुलाई 1980 में शाहबानो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपनी गुहार लेके गई। उसे उसके 5 बच्चों और स्वयं के जीवन यापन के लिए पर्याप्त भत्ता दिया जाए। हाईकोर्ट ने भी फैसला पीड़िता के हक में दिया और मासिक सहायता बढ़ाकर 189 रुपये 20 पैसे कर दी। वकील साहब ने इस प्रावधान का विरोध किया मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पति की जिम्मेवारी सिर्फ इद्दत की अवधि तक के लिए होती है, न कि हमेशा के लिए। इद्दत प्रतीक्षा की एक अवधि होती है जो एक महिला को तलाक के बाद माननी पड़ती है अगले निकाह के लिए। ये अवधि पति की मृत्यु या तलाक दोनों स्थितियों में लागू होती है। इद्दत की कम से कम अवधि 3 महीने की होती है, लेकिन उसके बाद ये अवधि परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर महिला तलाक के समय गर्भवती है तो इद्दत की अवधि शिशु के जन्म तक के लिए बढ़ जाती है। वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दाखिल की। उनका कहना था कि इस्लाम और शरीयत के अनुसार जब उन्होंने पत्नी को तलाक दे दिया
तो उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती उनकी पूर्व पत्नी की तरफ। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने वकील साहब की दलील का समर्थन किया। बोर्ड ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में अदालत के हस्तक्षेप को भी अनुचित ठहराया। बोर्ड का कहना था कि उस तरह के हस्तक्षेप से मुस्लिम समाज के अधिकारों का हनन होगा। अदालत जो भी फैसला देना हो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 की मान्यताओं के अनुसार होना चाहिए। इस मुद्दे पर बहुत लंबी बहस का एक दौर चला दोनों पक्षों की तरफ से। आखिर 23 अप्रैल 1985 में सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर निर्णय आया। कोर्ट के सामने प्रश्न ये था कि क्या भारत की दंड संहिता 1973 के प्रावधान को, जो भारत के हर नागरिक पर एक समान लागू होती है, इस मामले में भी लगाना चाहिए या नहीं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री वाई.वी. चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट के फैसले को मान्यता देते हुए मासिक सहायता की धनराशि को भी बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया। शाहबानो केस देश के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। पहली बार मुस्लिम पर्सनल लॉ को देश के मुख्य संविधान के साथ जोड़कर कोई निर्णय लिया गया। यहाँ से एक और भी प्रश्न देश के सामने खड़ा हुआ कि देश में एक कॉमन सिविल कोड का निर्माण होना चाहिए जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो सके। एक और पक्ष भी खड़ा हुआ कि बिना लिंग भेद के स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों का। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा, सेक्शन 125 का प्रावधान हमारे संविधान में इसलिए किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति अपना भरण पोषण करने के लिए सक्षम न हो तो उसे सहायता मिलती रहनी चाहिए। वो व्यक्ति परित्यक्त पिता हो, पुत्र हो या पत्नी हो। समर्थ पारिवारिक सदस्यों की ये जिम्मेवारी समझ करके ये नियम बनाया गया है। फिर ये नियम किसी धर्म विशेष के लिए अलग कैसे हो सकता है? परिवार के सक्षम व्यक्ति पर असक्षम व्यक्ति की अनिवार्य सहायता ही धारा 125 का सार है। ये धारा समाज के एक रोग का उपचार है। ऐसे उपचार किसी धर्म की सीमा से रोके नहीं जा सकते। ये कानून सामाजिकता और मानवता के आधार पर बना है जो मुश्किल हालात में पीड़ित व्यक्ति को आधारहीन बनने से रोकता है। इसलिए कोई भी इससे बाहर नहीं हो सकता। ये विषय धर्म की सीमा से बाहर है। जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले और व्याख्या का पूरे देश में स्वागत हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले से खिन्न था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये उनके धर्मगत अधिकारों का हनन था। उनके लिए पीड़ित महिला से ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने मजहब का नियम था। इस बात का उत्तर किसी के पास नहीं था कि अगर शाहबानो को कोर्ट ये मासिक सहायता नहीं दिलवाता तो उसका और उसके बच्चों का जीवन कैसे चलता। जहां न्याय अपना काम न्यायपूर्ण ढंग से संपन्न कर लेता है, वहां से शुरू होती है राजनीति। विभाजन से चली आ रही कांग्रेस की वोट बैंक की मुस्लिम तुष्टीकरण की भावना इस फैसले से आहत हो रही थी। कांग्रेस को लगा कि अगर देश के मुसलमान तत्कालीन कांग्रेस सरकार से नाराज हो जाएंगे तो कांग्रेस का सत्ता में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी विचार के आधार पर शुरू हो गई एक जबरदस्त कार्रवाई जिसका उद्देश्य था अपने वोट बैंक को प्रसन्न करना, लेकिन जिसका शिकार होने वाली थी शाहबानो और उसकी जैसी लाखों मुस्लिम महिलाएं जो आए दिन 3 तलाक और मुआवजा नहीं मिलने की यातना झेलती थी। 31 अक्टूबर 1984 को देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उनके पुत्र श्री राजीव गांधी उनके उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री बना दिए गए। उनके सामने खड़ा हो गया 1985 का जस्टिस चंद्रचूड़ का फैसला एक चुनौती के रूप में। राजीव गांधी राजनीति में नए थे, लेकिन उनके कांग्रेस के सलाहकार बहुत पुराने और मंजे हुए लोग थे। उन्होंने राजीव को समझाया कि सबसे जरूरी है सत्ता को बचाए रखना। मुसलमानों का बहुत अधिक दबाव बना हुआ था। 1986 में राजीव गांधी सरकार संसद में एक प्रस्ताव लाई जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारते हुए 1986 मुस्लिम वीमेन एक्ट लाया गया, जिसके अनुसार एक तलाकशुदा औरत को सिर्फ इद्दत की अवधि या तलाक के बाद अधिकतम 90 दिन तक ही पूर्व पति से भरण पोषण की राशि मांगने का अधिकार था। नए कानून में एक प्रावधान जोड़ा गया कि अगर कोई महिला इद्दत की अवधि के बाद अपना भरण पोषण नहीं कर पाती तो अदालतों को यह अधिकार होगा कि वे मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को निर्देश दे सकें उस महिला तथा उसके बच्चों के भरण पोषण का। शाहबानो के वकील दानियाल लतीफ़ी ने इस नए एक्ट की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
उच्चतम अदालत ने संसद द्वारा पारित इस नए कानून की वैधता को तो माना, लेकिन विवाह संबंधी विषयों में स्त्रियों की बराबरी और सम्मान के विषय की जीत बताया। राजीव गांधी सरकार के इस रवैये की बहुत निंदा हुई। यहाँ तक कि उनकी सरकार के सीनियर मुस्लिम सदस्य आरिफ मोहम्मद ने भी इस तरह के कदम की नैतिकता के विरोध में इस्तीफा दे दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने जो बात कही, मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि प्रधानमंत्री के ऊपर कौन दबाव आए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक पार्लियामेंट के कानून के जरिए बदलने का फैसला लिया, क्या दबाव है? तो मैंने जवाब ये दिया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो आंदोलन था वो तो था ही अपनी जगह, लेकिन कांग्रेस की परंपरागत राजनीति करने का तरीका ऐसा हो गया था, वोट ब्लॉक बनाने का तरीका ऐसा हो गया था कम्युनिटीज का, कि वहां पे कुछ सीनियर लीडर, और मैंने नाम लिए थे उनके, अकेले नरसिम्हा राव जी का नाम नहीं लिया था, नरसिम्हा राव जी, अर्जुन सिंह जी, तिवारी जी, और भी कई लोग थे, उनका भी दबाव राजीव जी के ऊपर यही था कि ये हमारा वोट ब्लॉक है, इसको क्यों डिस्टर्ब करें, पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है वो कर दीजिए। और ये मुझे कैसे, क्यों मैं इस नतीजे पर पहुंचा? जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया उस दिन शाम को मैं घर नहीं रुका, अपने किसी दोस्त के घर पे मैंने रात बिताई ताकि मुझे रात में कोई हैरेस ना करे। सुबह जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो सबसे पहले मुझे श्री अरुण सिंह मिले, जिन्होंने मुझे ले जाकर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बराबर में एक वेटिंग रूम होता है, वहां पे सिंह या अरुण नेहरू? अरुण सिंह सलाहकार थे, और उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी बात करी और मुझसे कहा कि जहां तक नैतिकता का मामला है तुम्हें कोई फॉल्ट नहीं कर सकता, कोई गलत नहीं बता सकता इस स्टैंड को, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इसको रिकंसीडर करो। जब मैंने उनको ना कर दिया, उसके बाद श्री अरुण नेहरू आए, उसके बाद श्री फोतेदार आए, उसके बाद उन मिनिस्टरों को, सीनियर मिनिस्टरों को जिनके मातहत में एज जूनियर मिनिस्टर काम कर चुका था, इनके पी सालवे साहब थे, वसंत साठे साहब थे, उनको भेजा गया मुझसे बात करने के लिए, और सबसे आखिर में नरसिम्हा राव साहब आए। और एक चीज हर कोई कह रहा था कि तुम यंग हो, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हारे सामने कैरियर पड़ा हुआ है, ये नरसिम्हा राव ने जी कहा। नरसिम्हा राव जी ने पहला ही जुमला ही कहा, भाई तुम जिद्दी बहुत हो, क्यों तुम, शाहबानों ने अपना स्टेंस बदल लिया, तुम क्यों अड़े हुए हो? मैंने कहा मैं शाहबानों की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई समाज सुधारक नहीं है, हम राजनीतिक दल हैं, हमारा काम पॉलिटिक्स है, हमारा काम समाज को सुधारना नहीं है। अगर कोई, ये लोग पड़े रहना चाहते गड्ढे में या गटर में, जो भी कहा उन्होंने, पड़े रहना चाहते पड़े रहने दो, तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो? कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, जिसमें उन्होंने नाम लिया नरसिम्हा राव, अरुण नेहरू, अरुण सिंह, फोतेदार आदि का, कि उनका इस्तीफा वापस लेने पर बहुत दबाव बनाया गया। उनका कहना था कि हम लोग राजनीतिक दल हैं, कोई समाज सुधारक नहीं। यदि कोई मजहब दलदल में पड़ा रहना चाहता है तो तुम उनकी वकालत क्यों कर रहे हो? लेकिन आरिफ मोहम्मद ने उनकी बात नहीं मानी। कांग्रेस का ये कदम आज तक उनके लिए लज्जा का कारण बना हुआ है। चुनाव की डिबेट में जब बीजेपी उनके सामने शाहबानो केस का नाम लेती है तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। कांग्रेस के प्रवक्ता बगले झांकने लगते हैं। शाहबानो केस पर कांग्रेस का ये कदम उनके इतिहास का एक बदनुमा धब्बे की तरह है। समाज से कुरीतियां हटाने में देश की सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तत्कालीन सरकारों ने अगर प्रयास नहीं किया होता तो क्या कभी सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रताड़ना, मानव बलि आदि कुरीतियां मिट पाती? हर विषय पर संविधान के माध्यम से सही दिशा निर्देश होना चाहिए। वर्तमान में सायरा बानो केस के आधार पर इस देश से 3 तलाक की कुप्रथा का अंत हुआ। इसका भी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन सरकार को अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हुए अदालतों के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। मुसलमान समाज को भी समय के अनुसार चलते हुए अपनी अंध परंपराओं में सुधार लाना चाहिए। हलाला, बहुविवाह आदि कुरीतियां आज भी मुस्लिम महिलाओं के जीवन के साथ अन्याय कर रही है। इन्हें पूरी तरह बंद किया जाना चाहिए। देश में हिंदुओं के अलावा ईसाई, बौद्ध आदि कई समाज हैं, लेकिन वो सभी देश की मुख्य धारा से जुड़े रहते हैं। उनकी पूजा पद्धति, खान पान, रीति रिवाज आदि अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के संविधान को सभी सर्वोपरि मानते हैं। एक संभावना है कि अगर देश में कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया जाता है तो फिर धर्म के आधार पर
समाज में संविधान के बाहर कुछ भी करने की संभावना समाप्त हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि किसी ऐसे कोड को देश का मुस्लिम समाज स्वीकार करेगा, क्योंकि सबसे अधिक सुधार की ज़रूरत उन्हीं के समाज में है।